नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी इतिहास के एक बेहद दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, मंगोल साम्राज्य और चंगेज खान का इतिहास। ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। हम यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि उस हिस्टोरिकल पैराडॉक्स को समझेंगे जो मेंस के आंसर्स में असली वजन डालता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के कुछ मेन पिलर्स हैं। पहले हम घुमक्कड़ साम्राज्य के उस अजीब विरोधाभास को समझेंगे, फिर चंगेज खान के उदय, उनकी मिलिट्री और सोशल स्ट्रक्चर, यास की अवधारणा, साम्राज्य के विस्तार और उलूस पर बात करेंगे, और फाइनली मंगोलों की असली विरासत को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, घुमक्कड़ साम्राज्य का विरोधाभास, स्टेप से राज्य निर्माण तक। अब सोचिए, जब हम साम्राज्य या एम्पायर वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े शहर, महल और एक स्टेबल सोसाइटी, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ये हमेशा भटकने वाले, संसाधनों की भारी कमी से जूझने वाले घुमक्कड़ कबीले अचानक मानव इतिहास का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस जमीनी साम्राज्य कैसे बन गए? मेंस एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये सवाल ही हमारे पूरे एनालिसिस की नींव है। इसी को घुमक्कड़ साम्राज्य या नोमैडिक एम्पायर कहा जाता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो ये लोग लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे, पशुपालक थे, शिकारी थे, और दूसरी तरफ इन्होंने विशाल और स्थायी कृषि समाजों पर राज करने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। एकदम हैरान करने वाली बात है ना? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ओनो नदी के मैदानों से। ये वो जगह है जो मंगोलों के शुरुआती जीवन का सेंटर हुआ करती थी। यहाँ का भूगोल बहुत ही ज्यादा कठोर था। सर्दियां बहुत लंबी और कंपा देने वाली होती थी और गर्मियां एकदम छोटी। अब ऐसी जगह पर खेती करना तो लगभग नामुमकिन था, तो सर्वाइवल के लिए पशुपालन और शिकार ही इकलौता रास्ता था। और पता है, इसी एक्सट्रीम क्लाइमेट ने इन लोगों को अंदर से इतना सख्त और इनका समाज इतना फ्लेक्सिबल बना दिया, जो आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। अब हम अपने दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, चंगेज खान का उदय, एकता का वास्तुकार। प्रीलिम्स के लिए ये टाइमलाइन लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1162 के आसपास ओनो नदी के पास एक बच्चा पैदा होता है, तेमुजिन। यही तेमुजिन आगे चलकर बिखरे हुए कबीलों को एक अजेय ताकत बना देता है। लेकिन सबसे क्रूशियल साल है 1206। इसी साल मंगोल सरदारों की एक बड़ी सभा हुई, जिसे कुरिलताई कहते हैं। यहीं पर तेमुजिन को चंगेज खान यानी यूनिवर्सल रूलर डिक्लेयर किया गया, और 1227 में उनकी मौत होने तक दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। और जब हम कहते हैं कि नक्शा बदल चुका था, तो इसका स्केल देखिए। यह साम्राज्य सिर्फ किसी एक छोटे इलाके तक लिमिटेड नहीं था। एशिया के स्टेप्स से शुरू होकर यह सीधा पूर्वी यूरोप और मिडल ईस्ट तक फैल गया। इस महाद्वीपीय फैलाव को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और प्लानिंग किस लेवल की रही होगी। तो आखिर ये जीत मुमकिन कैसे हुई? चलिए इसे तीसरे भाग में डिकोड करते हैं, सैन्य और सामाजिक ढांचा, विजय का इंजन। एनालिटिकल आंसर्स लिखते वक्त यह समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी मंगोल सेना अलग अलग कबीलों में बटी थी। इसका मतलब था कि कबीले की वफादारी सबसे ऊपर थी, जिससे हमेशा बगावत का डर बना रहता था। चंगेज खान ने इस पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने पुरानी कबीलाई पहचान को पूरी तरह मिटा दिया और अलग अलग जनजातियों को मिलाकर एक नई मेरिट बेस्ड और यूनिफाइड आर्मी खड़ी कर दी। ये वाकई एक गेम चेंजर मूव था। इस नई आर्मी का कोर था उनकी दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, पहले 10 सैनिकों की एक यूनिट, फिर 100 की, फिर 1000 की, और सबसे आखिर में 10,000 सैनिकों की सबसे बड़ी यूनिट बनाई गई। इस 10,000 वाली यूनिट को तुमन कहा जाता था। नोट्स में से जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में ये टर्म कई बार पूछा जाता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी सैनिक बिना परमिशन अपनी यूनिट नहीं बदल सकता था। इससे सेना में एक गजब का अनुशासन आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े इन 3 कीवर्ड्स पर भी खास ध्यान देना है। सिविल सर्विस एग्जाम्स के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये अक्सर दिख जाते हैं। पहला है नोयान। ये वो नियुक्त कप्तान थे जो इन नई सैन्य टुकड़ियों को लीड करते थे। दूसरा है आंडा। ये चंगेज खान के वो ब्लड ब्रदर्स थे जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। और तीसरे हैं नौकर, जो पूरी तरह से शासक की सेवा में लगे वफादार लोग होते थे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, यास की अवधारणा, खान का कानून।
इतने विशाल साम्राज्य को बस तलवार के जोर पर तो नहीं चलाया जा सकता था, है ना? इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड कानून चाहिए था। तो 1206 की उसी कुरिलताई सभा में चंगेज खान ने जो नियम लागू किए उससे यास कहा गया। अब ये यास कोई आम रूल्स की किताब नहीं थी। ये मिलिट्री, शिकार, डाक व्यवस्था और सोशल कंडक्ट को कंट्रोल करने वाला एक तरह का संवैधानिक गोंद था, जिसने पूरे मंगोल स्टेट को एक साथ बांध कर रखा। इतिहासकार डेविड आइलॉन ने बहुत ही सटीक बात कही है। उनका कहना है कि चंगेज खां के बाद जब साम्राज्य में नए नए धर्मों और जातियों के लोग जुड़ने लगे, तब इसी यास ने उन्हें उनकी ओरिजिनल मंगोल आइडेंटिटी से जोड़े रखा। एक तरह से ये उनके महान पूर्वज की यादों को संजोने और आने वाली पीढ़ियों को एकजुट रखने का एक बेहद पावरफुल टूल बन गया था। साम्राज्य बन गया, कानून बन गया। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, विस्तार और उलूस, जीती हुई जमीन का बंटवारा। इतना बड़ा अंपायर अकेले तो संभाला नहीं जा सकता था, इसलिए चंगेज खान ने जीते हुए इलाकों को अपने 4 बेटों में बांट दिया। इसी बंटवारे को उलूज कहा जाता है। प्रीलिम्स के लिए मैचिंग बहुत क्रूशल है। बड़े बेटे जोची को मिले रूसी स्टेप्स यानी गोल्डन होर्ड। चगताई के हिस्से में आया ट्रांसऑक्सियाना और उत्तरी स्टेप्स। ओगोदई को उत्तराधिकारी चुना गया तो उसे मिला कैपिटल रीजन, और सबसे छोटे बेटे तोलुई को मंगोलों की असली पैतृक भूमि सौंप दी गई। लेकिन इस विस्तार की एक बहुत ही खौफनाक कीमत भी चुकाई गई थी। जरा 17,47,000 के इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1220 ईस्वी में सिर्फ निशापुर शहर की घेराबंदी में मारे गए लोगों का ये एक अनुमानित आंकड़ा है। ये हमें पूरी तरीके से न्यूट्रल होकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि मंगोलों के इन सैन्य अभियानों ने किस लेवल का विनाश और मानवीय नुकसान किया था। और यहीं से हमारा छठा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, मंगोलों की विरासत, विनाशक या जोड़ने वाले। इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। एक तरफ तो हमारे पास शहरों के पूरी तरह तबाह होने और उस क्रूर घेराबंदी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उन्होंने एक ऐसा विशाल और सेफ याम पोस्टल सिस्टम और व्यापारिक नेटवर्क भी तैयार किया जिसने महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया। मतलब जिन्होंने इतना विनाश किया, उन्हीं लोगों ने दुनिया का पहला सिक्योर ग्लोबल नेटवर्क भी बना डाला। अमेजिंग पैराडॉक्स। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इन 3 कीवर्ड्स को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। पहला, पैक्स मंगोलिका। मंगोलों के कंट्रोल के बाद यूरेशिया में जो एक अभूतपूर्व शांति और सुरक्षित यात्रा का दौर आया, उसे यही नाम दिया गया। दूसरा, याम सिस्टम। ये घोड़ों पर आधारित एक सुपर एफिशिएंट पोस्टल और कम्युनिकेशन नेटवर्क था। और तीसरा, पैजा। ये व्यापारियों को दिए जाने वाले सेफ कंडक्ट पास थे, जिसकी वजह से मार्को पोलो जैसे यात्री यूरोप से चीन तक बिना किसी डर के ट्रैवल कर पाए। और हाँ, मंगोलों के खौफ का एक सबसे बड़ा और विजिबल सबूत देखना है चीन की महान दीवार। ये कोई सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि कृषि पर आधारित सभ्यताओं द्वारा इन घुमक्कड़ साम्राज्यों की घुसपैठ को रोकने के लिए बनाया गया एक मैसिव डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। इसी से अंदाजा लग जाता है कि मंगोलों का डर आस पड़ोस के साम्राज्यों में कितना गहरा था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मेन टेकअवे ये है कि मंगोलों का प्रभाव एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल शिफ्ट को दिखाता है। शुरुआत एक भयंकर विनाश और तबाही से हुई, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? यूरेशिया का पहला सच में कनेक्टेड ट्रेड और कल्चरल नेटवर्क। अनजाने में ही सही, उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को बहुत करीब ला दिया था। अंत में मेंस एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास आखिर उस विजेता को कैसे जज करे जिसके क्रूर अभियानों ने इतना भयानक मानवीय नुकसान किया, लेकिन साथ ही उसी ने आज की मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रास्तों की नींव भी रखी। एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर इन दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस करना ही आपके आंसर को परफेक्ट बनाएगा। नमस्ते। आज की इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हम इतिहास के 2 सबसे जबरदस्त और बिल्कुल अलग अलग युगों की बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास 13वीं सदी के मंगोल हैं, जिन्होंने अपनी तलवारों और बेजोड़ फुर्ती के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ 14वीं से 16वीं सदी का यूरोपीय पुनर्जागरण है, जिसने विचारों, कला और विज्ञान की एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भौतिक विजय की ताकत से लेकर बौद्धिक जागरण और किताबों की ताकत तक का ये सफर सच में बेहद रोमांचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत यायावर साम्राज्य और चंगेज खान की विजयों से करेंगे। फिर हम समझेंगे कि मंगोल सेना आखिर इतनी ताकतवर कैसे बन गई,
इसके बाद हम इतिहास के एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ेंगे, पुनर्जागरण, मानवतावाद और विज्ञान, और अंत में कला और धर्म सुधार पर बात करेंगे। कुल मिलाकर हम ये देखने वाले हैं कि सैन्य साम्राज्यों से विचारों के साम्राज्यों तक का ये शिफ्ट आखिर हुआ कैसे। भाग 1, यायावर साम्राज्य का उदय। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने पूरी मंगोल सभ्यता की नींव रखी। मध्य एशिया के स्टेपी इलाकों की कल्पना कीजिए, चारों तरफ दूर दूर तक फैले घास के मैदान और कंपा देने वाली सर्दियां। इतने कठोर माहौल में समाज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा था। एक थे पशुपालक जो घोड़े, भेड़ और ऊंट पालते थे, और दूसरे थे शिकारी संग्राहक जो उत्तर के साइबेरियाई जंगलों में रहते थे। ये शिकारी थोड़े गरीब होते थे और गर्मियों में जानवरों की खाल बेचकर अपना गुजारा करते थे। यहाँ खेती करना तो लगभग नामुमकिन था, इसलिए जीवन लगातार एक संघर्ष बना रहता था। और सच कहूं तो इसी कठोर जीवन शैली ने मंगोलों को इतना जुझारू और युद्ध कुशल बनाया। भाग 2, चंगेज खान की विजय। अब ये बिखरे हुए कबीले शायद जीवन भर आपस में ही लड़ते रह जाते अगर एक ऐसा नेता न आता जिसने इन सबको एक कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये बेहद ड्रामेटिक है। 1162 में एक बच्चा पैदा होता है, तेमुजिन। बचपन में ही पिता का कत्ल हो जाता है और 1170 के दशक में उसे अगवा करके गुलाम बना लिया जाता है। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन इन शुरुआती अमानवीय संघर्षों ने उसे एक निष्ठुर विजेता में बदल दिया। 1206 तक आते आते उसने अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया और उसे उपाधि मिली चंगेज खान की, यानी सार्वभौम शासक। 1227 में अपनी मृत्यु तक वो सचमुच दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। और जब हम उनके खौफ की बात करते हैं तो बुखारा पर कब्जा करने के बाद वहां के व्यापारियों से चंगेज खान ने जो कहा था वो सुनिए। मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने बड़े पाप नहीं किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए नहीं भेजा होता। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य है ना? लाखों लोग मारे गए और उस समय की दुनिया उसे सचमुच ईश्वर का गुस्सा और कयामत की शुरुआत मानने लगी थी। भाग 3, मंगोल सेना और समाज। अब सवाल यह है कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैला इतना विशाल साम्राज्य बना कैसे? सिर्फ खौफ से तो कोई इतना बड़ा एम्पायर नहीं चला सकता, राइट? इसका असली रहस्य मंगोलों की सेना और उनके बेजोड़ अनुशासन में था। दो बातें सबसे अहम थीं। पहला, दशमलव प्रणाली। चंगेज खान ने पुराने कबीलाई सिस्टम को खत्म करके सेना को 10,000 की सख्त टुकड़ियों में बांट दिया। इससे गजब का अनुशासन आया। और दूसरा, शीतकालीन युद्ध यानी विंटर वॉरफेयर। जहां दुनिया ठंड से कांपती थी, वहीं मंगोल बर्फ से जमी हुई नदियों को हाईवे की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि दुश्मन पर अचानक से धावा बोल सकें। उनका मिलिट्री जीनियस सच में कमाल का था। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि चंगेज खान सिर्फ विनाश नहीं कर रहा था, उसने यास नाम का एक बहुत ही सख्त कानून लागू किया। और मजे की बात देखिए, इसी कड़क कानून की वजह से इतने बड़े साम्राज्य में ऐसा अनुशासन आया कि महाद्वीपों के बीच सुरक्षित व्यापार के रास्ते खुल गए। जो सिल्क रोड लगभग खत्म हो चुका था, उसके बाजार फिर से आबाद हो गए और यूरोप सीधे एशिया से जुड़ गया। मतलब विनाश के बीच ही विश्वव्यापी व्यापार की नींव रखी जा रही थी। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। 13वीं सदी के इस भारी खून खराबे और भौतिक विनाश के बाद हम तलवारों के साम्राज्य से विचारों के साम्राज्य तक कैसे पहुंचे? 14वीं से 16वीं सदी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने इंसानी दिमाग को फिर से जगा दिया? चलिए इतिहास के इस जबरदस्त बौद्धिक पुनर्जन्म की तरफ मुड़ते हैं। भाग 4, पुनर्जागरण, एक नई शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। पुनर्जागरण, जिसका मतलब ही होता है फिर से जागना या रीबर्थ, इसकी शुरुआत इटली के वेनिस और फ्लोरेंस जैसे अमीर व्यापारिक शहरों से हुई। मध्यकाल में शिक्षा पर चर्च का बहुत कड़ा कंट्रोल था। सब कुछ सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन फिर इटली की यूनिवर्सिटीज ने फोकस बदलना शुरू किया। उन्होंने प्राचीन रोमन और यूनानी ज्ञान को फिर से खंगालना शुरू कर दिया। अब पढ़ाई का केंद्र सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इतिहास और साहित्य बन गया था। और यहीं से एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी भड़की। भाग 5, मानवतावाद और विज्ञान। इस पूरे सांस्कृतिक क्रांति के दो सबसे बड़े पिलर्स थे, मानवतावाद और विज्ञान। मानवतावाद असल में 14वीं सदी का एक ऐसा मूवमेंट था जिसने कहा कि भाई मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता छोड़ो, इस जन्म में इंसान की क्षमताओं पर फोकस करो और तर्क का इस्तेमाल करो। पेट्रार्क, जिन्हें मानवतावाद का पिता माना जाता है, उनका सीधा सा कहना था कि इंसान ईश्वर की सबसे शानदार रचना है और हमें अपना भाग्य खुद तय करने की पूरी आज़ादी है।
और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि मानवतावादी सोच के कोर में क्या था। इंसान की जिंदगी का सम्मान करना और हमारी इस भौतिक दुनिया की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन्हें सुलझाना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। इंसान अब सिर्फ मोक्ष की राह देखने वाला प्राणी नहीं था, बल्कि वो अपनी बुद्धि से इस दुनिया को बेहतर बना सकता था। अब ये नंबर 150 देखिए, कोई अंदाजा है कि ये क्या है? 1455 में आविष्कारक जोहानेस गुटेनबर्ग ने अपने नए प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल की पहली 150 कॉपियां छापी थीं। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक टेक्नोलॉजिकल धमाका था। जरा सोचिए, पहले एक किताब को हाथ से लिखने में सालों लग जाते थे। छपाई मशीन आने के बाद ज्ञान पर से किसी एक वर्ग का एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। ज्ञान अब सबके लिए था। अरब विद्वानों ने जो प्राचीन ज्ञान बचाकर रखा था और इस नई छपाई तकनीक के साथ मिलकर विज्ञान ने एक नई उड़ान भरी। इतिहास बदलने वाले इन वैज्ञानिकों को ही ले लीजिए। एंड्रियास वेसिलियस ने पहली बार मानव शरीर की चीर फाड़ करके असली शरीर विज्ञान की शुरुआत की। कोपरनिकस ने यह साबित कर दिया कि भैया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और गैलीलियो ने तो दूरबीन का आविष्कार करके अंतरिक्ष के रहस्य ही खोल दिए। जो पुराने मध्ययुगीन अंधविश्वास थे, वो इन ठोस और देखे जा सकने वाले सबूतों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। भाग 6, कला और धर्म सुधार। इस नई वैज्ञानिक और मानवतावादी सोच ने सिर्फ किताबों को ही नहीं बदला, बल्कि कला और उस समय की सबसे शक्तिशाली संस्था यानी कैथोलिक चर्च को भी पूरी तरह झकझोर दिया। पहले की मध्यकालीन कला काफी सपाट हुआ करती थी, लेकिन अब लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने अपनी कला में गणित और असली भावनाओं को मिलाकर मोनालिसा जैसी मास्टरपीस बनाई। वास्तुकला में भी पुराने रोम के भव्य गुंबदों की वापसी हुई। कला अब यथार्थवाद, अनुपात और संतुलन पर टिकी थी। अब जाहिर है, जब लोग आज़ाद होकर सोचेंगे तो वो पुरानी प्रथाओं पर सवाल तो उठाएंगे ही। इंडल्जेंस यानी पाप मुक्ति पत्र चर्च द्वारा बेचा जाने वाला एक ऐसा ही दस्तावेज था। दावा था कि इसे पैसे देकर खरीदने पर इंसान के सारे पाप माफ हो जाएंगे। अब खुद सोचिए, एक तरफ समाज तर्कशील हो रहा था, मानवतावाद पढ़ रहा था, तो पैसे देकर मोक्ष खरीदने की इस बात ने कई पढ़े लिखे लोगों को बहुत नाराज किया। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस निष्पक्ष रूप से ये देख रहे हैं कि इस एक प्रैक्टिस ने कितने बड़े असंतोष को जन्म दिया। और इसी के खिलाफ मार्टिन लूथर नाम के विद्वान ने आवाज उठाई। उन्होंने सीधा सा तर्क दिया कि मोक्ष ईश्वर में विश्वास करने से मिलता है, पैसों से नहीं। और जैसा कि हमने पहले देखा, प्रिंटिंग प्रेस तो था ही, तो लूथर के विचार आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गए। इसने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जिससे ईसाई धर्म हमेशा के लिए बट गया और चर्च की जो बेतहाशा राजनीतिक ताकत थी उसमें भारी गिरावट आई। तो ये दिलचस्प सफर अब अपने अंतिम मोड़ पर है। स्टेपी के उन बर्फीले मैदानों से लेकर इटली की वाइब्रेंट आर्ट वर्कशॉप्स तक की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे इस आधुनिक विश्व को असल में किसने ज्यादा आकार दिया? क्या मंगोलों की तलवारों द्वारा खींची गई भौगोलिक सीमाओं ने, या फिर पुनर्जागरण की किताबों द्वारा मिटाई गई हमारे दिमाग की सीमाओं ने? इतिहास में सत्ता और बुद्धि दोनों ने ही दुनिया को बदला है। सोचने के लिए ये सच में एक कमाल का पॉइंट है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये पूरी प्रस्तुति आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी।